नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सुपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में। ये है पार्ट 20 और आज हम लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चंस जो एसएससी, रेलवे, जीडी, बिहार पुलिस सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हर सवाल आपका सिलेक्शन पक्का करने में मदद करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुष्पोभित पौधों में बीज किससे संबंधित होते हैं। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, पुष्पोभित पौधों में बीज किससे संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि पुष्पोभित पौधों में बीज किससे संबंधित होते हैं। जड़ से होते हैं या फूल से होते हैं या तने से होते हैं या पत्तियों से होते हैं, किससे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूल से। किससे, तो फूल से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन अनावृत बीजी का उदाहरण है। क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी साइकस हो जाएगा, जो अनावृत बीजी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया सेम्परविरेंस किस देश में पाया जाता है। क्वेश्चन से, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया सेम्परविरेंस किस देश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। किस देश में, तो अमेरिका देश में पाया जाता है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष सिकोया सेम्परविरेंस। वृक्ष का नाम है सिकोया सेम्परविरेंस, जो अमेरिका देश में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, साइकस के बीजांड तथा नर युग्मक किस वर्ग में सबसे बड़े होते हैं। क्वेश्चन से, साइकस के बीजांड तथा नर युग्मक किस वर्ग में सबसे बड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनावृत बीजी में। क्या, तो अनावृत बीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार सामान्यतः कितना होता है। क्वेश्चन से, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार सामान्यतः कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। क्या, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी विलयनों में कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है। क्वेश्चन से, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है। तो टिंडल प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी, टिंडल प्रभाव हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन की मुख्य अपरूपता के 2 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। क्वेश्चन से, कार्बन की मुख्य अपरूपता के 2 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कार्बन की मुख्य अपरूपता के 2 प्रमुख रूप कौन कौन से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा और ग्रेफाइट। क्या, तो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा जो कार्बन की अपरूपता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्बन की सहयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ऑप्शन नंबर
डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कितनी? तो 4 हो जाएगा। जो कार्बन की संयोजकता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक लगभग कितना होता है? क्वेश्चन से ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक लगभग कितना होता है? तो लगभग कितना होता है? आप लोग इसका कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। ओके, कर दिए ना। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.186 जूल कैलोरी। कितना होता है ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक? तो 4.186 जूल कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन से ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल्सियस पैमाने पर हिमांक और भाप बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? क्वेश्चन से सेल्सियस पैमाने पर पूछ रहा है कि हिमांक और भाप बिंदु क्रमशः कितना होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि सेल्सियस पैमाने पर हिमांक और भाप बिंदु क्रमशः कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक और भाप बिंदु क्रमशः क्या है? क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पूछ रहा है कि जल का हिमांक और भाप बिंदु कितना होता है। तो कितना होता है इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक और भाप बिंदु कितना कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 273 केल्विन और 373 केल्विन। क्या? तो 273 केल्विन और 373 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका पेज में दिया गया है? क्वेश्चन से भारत की नागरिकता प्राप्त करने का कौन सी तरीका पेज में दिया गया है? कौन सी तरीका दिया गया है? जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और उपयुक्त सभी। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने का तरीका दिया गया है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी, जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा और देशीयकरण द्वारा, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष का है? क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम किस वर्ष का है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1986। कितना? तो 1986 हो जाएगा। जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम का वर्ष है 1986। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1986 के नागरिकता संशोधन के अनुसार पंजीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना था? क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि 1986 के नागरिकता संशोधन के अनुसार पंजीकरण द्वारा नागरिकता पाने के लिए भारत में कम से कम कितने वर्षों तक निवास करना था। तो कितने वर्षों तक निवास करना था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो 5 वर्षों तक निवास करना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों
अगर आपने यहाँ तक सही आंसर दिए हैं तो आप सही ट्रैक पे हैं, लेकिन अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बाकी है जो एग्जाम में ट्विस्ट डालते हैं। तो ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक तरीका कौन सा है? क्वेश्चन क्या है, भारतीय नागरिकता समाप्त होने का एक तरीका कौन सा है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्या? तो नागरिकता का परित्याग, दूसरी देश की नागरिकता स्वीकार करना, सरकार द्वारा नागरिकता की छीन लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। क्या? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो कितने दिनों की? तो 100 दिनों की दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितने दिनों की गारंटी दी जाती है मनरेगा के अंतर्गत? तो 100 दिनों की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? आप इन चारों ऑप्शंस में से चूज करके बताइएगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 मई 2015। क्या? तो 9 मई 2015 हो जाएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में कितनी राशि का बीमा कवर किया जाता है? क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में कितनी राशि का बीमा कवर किया जाता है? तो कितनी? तो 2 लाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 लाख की बीमा कवर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शंस में आप लोग बताइएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। कहाँ? तो असम राज्य में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन से, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात हो जाएगा जहाँ पे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या? तो गुजरात हो जाएगा जहाँ पे गिर वन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्वेश्चन है, केवला लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मणिपुर हो जाएगा। ओके,
आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसी जोश में हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन से महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग यानी कोर मुख्यतः किन तत्वों से बना माना जाता है? क्वेश्चन है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर मुख्यतः किन तत्वों से बना माना जाता है? किन तत्वों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल और लोहा से। क्या? तो निकेल और लोहा से पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निकेल और लोहा से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल से संबंधित है? क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग स्थल मंडल से संबंधित है? तो कितना प्रतिशत? तो 29% संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने मंडलों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाह्य सतह को मुख्यतः कितने मंडलों में बांटा जा सकता है, यानी बांटा गया है कितने मंडलों में? तो 4 मंडलों में। कितने? 4 मंडलों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो राइट आंसर है। ये क्वेश्चंस मैंने पिछले वाली वीडियो में कराई, शायद पार्ट 19 में। तो आप लोग बताइएगा कि वह 4 मंडल कौन कौन से हैं। कमेंट करके आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पृथ्वी के बाह्य सतह 4 मंडलों में बांटा गया है, वो 4 मंडलों के नाम क्या क्या है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम लोग जोश होश में हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, श्री गुप्त हो जाएंगे जो गुप्त वंश का संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों हम लोग लास्ट पेज पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? क्वेश्चन से गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 30 के यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से भी जाना जाता है? क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से भी जाना जाता है? तो किस उपाधि से जाना जाता है समुद्रगुप्त को? तो कविराज के नाम से। क्या? कविराज की उपाधि से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो। दोस्तों ये था पार्ट 20। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने कितने सवाल सही किए। अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला टॉपिक बहुत ही धमाकेदार और मज़ेदार होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रोज मिलता है GK GS MCQ चैलेंज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।